सितंबर 2024 की एक सुबह बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में एक महिला अपने पति के साथ आती है और आकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरी सहेली का मर्डर हो गया है। मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति है। पुलिस एफआईआर में वह बताती है कि उसकी एक सहेली पेशे से ब्यूटिशियन है। उसका पति एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता है और दोनों का एक बच्चा है और लगभग 2 साल से दोनों इस शहर में अलग अलग रह रहे हैं। दरअसल पति पत्नी को एक दूसरे पे शक था कि इनका किसी और से संबंध है। इसी बात को लेकर आए दिन इनका झगड़ा होता रहता था और इसी कारण दोनों अलग रहने लगे थे। और लगभग 2 साल अलग रहने के बाद ललिता अब अपने पति से तलाक लेने की बात कह रही थी। फिर एक दिन ललिता अपनी दोस्त के पास आकर कहती है कि मुझे उमेश का फोन आया है, वह मिलकर बैठकर बात करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसने मुझे शहर से कहीं दूर बुलाया है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए तुम मुझे अपनी स्कूटी दे दो और मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन मोबाइल में भेजती रहूंगी और बात करती रहूंगी। शाम 4 बजे ललिता अपनी लाइव लोकेशन भेजती है और फोन पर बताती है कि बस अब वह पहुंचने वाली है। इसके बाद ललिता की दोस्त कई फोन कॉल अपनी सहेली को करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता है। और रात लगभग 9 बजे उमेश स्कूटी वापस करने आता है और जब वह ललिता के बारे में उमेश से पूछती है तो उमेश कहता है कि मैं ललिता को बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया हूँ। उसके बाद वह शायद बस से अपने माता पिता के घर चली गई है। इसके बाद ललिता की सहेली ललिता को कई फोन लगाती है तो फोन नहीं लगता, ना ही कोई खबर आती है। जब वह ललिता के घर जाती है तो ललिता वहाँ पर भी नहीं मिलती। अब उसको लगने लगा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ललिता ना अपने माता पिता के घर गई और ना ही वह इस घर में आई और ना ही फोन लग रहा है। इस बात से चिंतित होकर वह पुलिस स्टेशन जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस फौरन ही उमेश को उठाती है। जब पुलिस उमेश को उठाती है तो उमेश वही बात कहता है कि मैं ललिता को मिलकर बैठकर बात करने के लिए बुलवाया था, लेकिन फिर वह मुझे लेकर बस स्टैंड गई। स्कूटी देते हुए मुझे कहा कि स्कूटी को मेरी सहेली के घर पहुंचा दो और वह शायद अपने घर चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई। पुलिस को यह बात वह बार बार दोहराता रहा। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। फिर उसने पुलिस को वहां ले गया जिस जगह पर उसने ललिता का गला दबाकर उसको मारा और गाड़ दिया। पुलिस ने उस जगह की खुदाई की और वहां से ललिता की लाश को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके उमेश को जेल भेजने की तैयारी कर दी, लेकिन वहां पे पुलिस के एक अधिकारी के दिमाग की सुई इस बात पर आकर रुक गई कि अगर उमेश को ललिता को मारना ही था तो उसने इसी शहर में क्यों नहीं मारा, 60 किलोमीटर दूर उसने जंगल में क्यों बुलाया। उमेश पुलिस कस्टडी में तो था ही, इसलिए उससे जब इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में रहकर पला बड़ा हूँ। वहाँ पर मेरा एक जिगरी दोस्त होता था जिसका नाम था किरण। हम दोनों साथ में ही पले बढ़े। इसके बाद मैं शहर आ गया और किरण वहीं गांव में ही रह गया। जब मैं किरण से इस बारे में बताया कि मेरी और ललिता की अनबन चल रही है और वह मुझे तलाक चाहती है, तो किरण ने कहा कि मेरी बीवी भी मुझे तंग करती थी, तो मैंने उसे मारकर इसी जंगल में गाड़ दिया और अब तक लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया और पुलिस को इस मामले की आज तक भनक भी नहीं लगी। इतना सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने आनन फानन में किरण को उठाया और पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में किरण ने बहुत इधर उधर की बातें घुमाया और बताया कि मेरी पत्नी का चाल चरित्र अच्छा नहीं था और वह किसी और मर्द के साथ भाग गई और मैंने उसके गुम होने की एफआईआर भी दर्ज करवाया था। किरण ने जो बात पुलिस अधिकारियों को बताया वही पुलिस तहकीकात में सामने आया कि यही बात उसने पूरे गांव को और अपनी सास यानी कि अपनी पत्नी पूजा की माँ को भी बताया था। जब पूजा की माँ से पुलिस ने पूछताछ करी तो पूजा की माँ कहती है कि हमारे दामाद ने हमको बताया था कि हमारी बेटी किसी पराये मर्द के साथ घर छोड़कर भाग गई और अपना बेटा भी छोड़ गई, और उसने हमको इस बात की एफआईआर कॉपी भी दिखाया जिसमें उसने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये सुनकर हम इतना शर्मिंदा हुए कि हमने उसके बारे में कहीं पता लगाने की कोशिश नहीं की। एफआईआर की बात सुनकर पुलिस वाले किरण से एफआईआर की कॉपी मांगते हैं तो किरण कहता है कि कॉपी तो कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, लेकिन मैं अपने 2 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन गया था अपनी पत्नी के गुम हो जाने की कंप्लेंट दर्ज कराने। जब पुलिस उन दोनों दोस्तों को ढूंढती है
तो वह इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि हम इसके साथ कभी पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। अब पुलिस समझ जाती है कि किरण हमको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, तो पुलिस अपने तरीके से उससे फिर से पूछताछ करती है। और जब पुलिस अपना तरीका अपनाती है तो इस बार वह टूट जाता है और वो जो कहानी बताता है वह कहानी सुनकर पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। किरण के अनुसार उसका विवाह पूजा नाम की एक लड़की से होता है और यह लव मैरिज होती है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच में अक्सर अनबन होती रहती है। इसी वजह से तंग आकर वह पूजा का मर्डर कर देता है। यह बात होती है 1 मई 2019 की। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ललित ने यह जो मर्डर किया है इसे वह दृश्यम मूवी देखकर और उसी से इंस्पायर होकर करता है। वह जानता है कि अगर लाश न मिले तो कोई केस नहीं बनता और अगर लाश मिल गई तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए वह पकड़ा जा सकता है। यह सब उसको दृश्यम 1 मूवी से मालूम हुआ था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश बोरे में भरकर ले जाकर घने जंगल में गाड़ दिया और वापस आकर गांव वालों और अपने परिवार वालों और पूजा के परिवार वालों को उसने यह कहानी सुना दी कि पूजा बच्चा छोड़कर अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने जहां लाश को गाड़ा था वहां हर महीने एक बार जाकर देखकर आता था कि सब ठीक तो है कि नहीं, वहां पर पेड़ पौधे घास उग रहे हैं कि नहीं और कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। और इसी तरह लगभग 2 साल तक यानी कि सन 2021 तक वह हर महीने वहां जाता और तसल्ली करता कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन सन 2021 में एक दिन वह वहां जाता है तो वो देखता है कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट कर्मचारी वहां पर नपाई कर रहे हैं और चूना डाल रहे हैं। कुछ मशीन वगैरह खड़ी है जो वहां पे गड्ढा कर रही है। ये सब देखकर वो चौंक जाता है और वहां पर बड़ा ही भोला बनकर उसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। उसे बताते हैं कि जंगली जानवर जंगल से निकलकर गांव तरफ न जाए, रास्तों पर न जाए, इसलिए हम यहाँ पर गड्ढे खोदकर उसमें जालियां बांध रहे हैं ताकि जानवर जंगल से गांव की तरफ न आए। अब किरण अपनी पत्नी की कब्र तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे भी खुदाई होने वाली है, यहाँ पर भी चूना डला हुआ है। तो यह देखकर वो घबरा जाता है और पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी अगली रात को लगभग 2 बजे वह उठता है और उसकी वाइफ की कब्र में जाकर वहां से उसने उसकी पत्नी के बचे हुए अवशेषों को उठाया, मसलन दांत, हड्डियां वगैरह, और दूर ले जाकर जलाया। और वो जानता था कि यह पूरी तरह से जल नहीं सकते, इसलिए जितना जल गया उसको और जो बचा हुआ बोन और टीथ थे उसको, ये सब सामान लाकर उसने वहां से 10 किलोमीटर दूर जंगलों के आसपास जो फार्म हाउस वगैरह बने रहते हैं, जो रिसोर्ट वगैरह बने रहते हैं, जहां पर लोग अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं, ऐसे ही किसी फार्म हाउस के पीछे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अब यह जो दूसरा वाक्य है, इस समय दृश्यम 2 मूवी रिलीज हुई थी, यानी कि उसमें भी बताया जाता है कि दृश्यम 1 में पुलिस स्टेशन में गड्ढा खोदकर अजय देवगन एक लाश दफना देते हैं और दृश्यम 2 में उस लाश को वो दोबारा खोदकर निकालते हैं और जंगल में ले जाकर जला देते हैं और फिर दफना देते हैं। यहीं से उसने इस आइडिया को कॉपी किया था और इसके इस प्लान को सुनने के बाद पुलिस सन्न रह जाती है और लगभग सितंबर 2024 को 5 साल बाद उस लाश को फार्म हाउस के पीछे गड्ढे से निकालकर उसके सैंपल्स लैब पहुंचाती है और पूजा की माता के ब्लड सैंपल्स से चेक करवाती है। तो दोस्तों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के हाथों पकड़ा जाता है, बच नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।